Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE CUET BITSET 2024 एग्जाम के लिए आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम UGEE ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एग्जाम के रिप सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल, जो एक स्पेसिफिक सवाल ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। आपको ये वीडियो 2 बार देखना है। 1.5 की स्पीड पे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद से नोट्स बनाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर के नोट्स और इस लेक्चर पे डिपेंड एक डीपीपी जो हम यहाँ पे देंगे, उसे आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम कुछ बेहतरीन सवाल लेके आए हैं, जो बहुत ही रिलीवेंट सवाल है। तो सबसे पहले सवाल स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब देखिए, ये एक सीक्वेंस दी है जो हमें एनपीएन यानी परम्यूटेशन के फॉर्म में दी है, जिसे हम एनपीआर इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो हमें इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितनी होगी ये पूछा है। तो इसका मतलब है, जब भी हमें कोई नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऐसे सवाल आते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो भी वैल्यू बनेगी, मतलब ये जो हमारी सीरीज है, सीक्वेंस है एक्सएन, इसे हमें इक्वल टू इसे हम ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, क्योंकि इक्वल टू में पॉजिटिव नहीं बनेगा, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। तो हम इसे ग्रेटर देन पॉजिटिव करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो सीरीज दी है वो है एक्स एन इक्वल्स 195 डिवाइडेड बाय 4 है 4 इंटू एन पी एन। हमें पता है एन पी एन का जो फॉर्म होता है वो एन फैक्टोरियल होता है। सिमिलरली इधर हम देखते हैं एन प्लस थ्री पी थ्री। तो एन पी आर का फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसे हमें सब यहाँ पे करते चलना है। अब देखिए, यहाँ पे नीचे दिया है एन प्लस वन पी एन प्लस वन। अब ये जो फॉर्म दिखता है एन पी एन और एन प्लस वन पी एन प्लस वन, ये लगभग सेम फॉर्म है, क्योंकि इस दोनों में भी एन फैक्टोरियल ऐसा ही इसका फॉर्म बनेगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से ये बनेगा एक्स एन। अब देखिए, एक काम करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे 195 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एन फैक्टोरियल, ये एन फैक्टोरियल बनेगा। ओके, माइनस ऊपर का नंबर है परम्यूटेशन, यहाँ से हम लेंगे एन प्लस थ्री एन प्लस टू, एक एक से कम करते चलेंगे, उसका फैक्टोरियल है। ठीक है, 1 तक जाएंगे और नीचे नीचे हमें फिर से दिखता है एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे 195 4 एन फैक्टोरियल माइनस, अब देखिए ऊपर से एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन। अब नीचे जो नंबर दिया है वो है एन प्लस वन फैक्टोरियल। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन, फिर एन प्लस वन माइनस वन, फिर एन प्लस, जो नंबर बनेगा हर एक स्टेप में से हम माइनस वन करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से एन प्लस वन कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो पूरी टर्म बनेगी वो देखिए किस तरह से बनेगी। हम थोड़ा इसे इधर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये बनेगा एक्स एन जो है वो है 195, नीचे 4 इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू, और नीचे फिर से बनता है एन फैक्टोरियल। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस टर्म को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एक्स एन बनेगा। अब बेस तो सेम हो गया, तो नीचे हम लेते हैं 4 एन फैक्टोरियल, और ऊपर से हमें मिलेगा 195 माइनस ये पूरा प्रोडक्ट। तो ये यहाँ से बनता है 4 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। ओके, ये बायनोमियल का प्रोडक्ट है, हम सबको पता है। अब यहाँ से ये 195 माइनस 4n स्क्वायर माइनस
20n माइनस 24, इस तरह से मिलेगा। सही बात है। अब नीचे मिलता है 4n फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो पूरी टर्म हमारे पास बनती है, इसे हम और सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे xn इज इक्वल टू, अब देखिए -4n² -20n, और 195 में से 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग बनेगा 171। ओके, 171, और नीचे बनता है 4n फैक्टोरियल। अब देखिए यहां से ये जो पूरी टर्म है xn, ये जो xn है ये हमें कैसी दी गई है? ये जो xn है ये हमें चाहिए पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे इसे, हाँ, अब देखिए पॉजिटिव चाहिए तो हम इसे ग्रेटर देन 0 के बराबर रख देंगे। तो xn इक्वल्स -4n² -20n प्लस 171, 4n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, n फैक्टोरियल तो कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर होता है तो हम इसे इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इधर जाके 0 बनेगा। और लगे हाथ हमारी ये जो टर्म है, इस टर्म को हमें पॉजिटिव रखना है तो हम थ्रू आउट निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4n² -20n। अब इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि हमने इसे निगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बनेगा +20n -171। ओके, -171, और ये इधर जाके इनइक्वालिटी रिवर्स करके 0 बनेगा। बस अब हमें देखना है कि n की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये लेस देन 0 बनता है। तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे रख के देख सकते हो। n को आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, क्योंकि n जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, 0 भी नहीं होता है। तो 1 2 3 4 हम रखेंगे तो आपको ये पूरी जो टर्म है वो पॉजिटिव मिलने वाली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके लिए ये xn जो है, xn इज पॉजिटिव। ओके, अगर यह पॉजिटिव है 4 नंबर्स के लिए, तो यहां से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था जिसमें आपको एनपीआर का भी फॉर्मूला लगाना था, और पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स वे भी कर होगा या कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 9600 इंक्लूडिंग 1 एंड 9600 आर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, चलिए देखते हैं। एक बार एक काम कीजिए, खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हमें इसमें क्या पूछा गया है कि हमें 9600 के सभी डिवाइजर्स का नंबर निकालना है। इसके कितने डिवाइजर्स हो गए? हमने बचपन में पढ़ा था हर नंबर का डिवाइजर 1 और वो खुद नंबर होता है, वो छोड़ के अगर कुछ डिवाइजर्स होते हैं तो वो हमें यहाँ पे लेने पड़ते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अगर 9600 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं ऐसा लिखते बैठेंगे तो ये जो नंबर्स है ये तो बहुत लिस्ट बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए एक हम टेक्निक यहाँ पे सीखेंगे, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है। तो हमेशा अगर किसी भी नंबर के आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हो और वो नंबर उसमें इंक्लूड करना हो 1 और वो खुद का नंबर, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है। हम क्या करेंगे, 9600 के प्राइम फैक्टर्स पहले निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 96, देखिए कैसे बनेगा। चलिए 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 24 बनेगा। ठीक है, फिर ये ऐसा बनेगा। फिर हम 4 इंटू 24 को क्या करेंगे, अब यहाँ से 3 इंटू 8 और यहाँ से 100 को हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये 4 और ये 100, ठीक है, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर बनेगा, फिर ये 3, 8 बनेगा 2 का क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 4। सभी प्राइम फैक्टर्स आपको करने हैं।
तो यहाँ से 2 स्क्वायर, फिर 3, फिर 2 क्यूब, 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, और 4 को फिर से लिखेंगे 2 स्क्वायर। अब यहाँ से 2 की सभी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो 2 की यहाँ से पावर बनेगी 2, 3 और ये 2, तो 5, 7 बन गया। 2 का पावर 7, ओके, इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2, यहाँ 3 का पावर 1 है। बस। तो सबसे पहले किसी भी नंबर के अगर डिवाइजर्स निकालने हो तो उसे प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उन सबके जो पावर्स है उसे हमें लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के फॉर्म में लिखना है। अब बस आपको एक ही काम करना है, फाइनल आंसर लिखना है। तो हमसे कहा गया था नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो इसके लिए हम सिर्फ सभी पावर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पावर 7 है, ठीक है, इनटू, फिर सेकंड पावर 1 है, देखिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और लास्ट पावर 2 है। तो ये जितने भी पावर्स आते हैं इन सभी पावर्स में आपको हमेशा +1 करना है। ये टेक्निक ध्यान में रखिए, बहुत टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ से ये नंबर बनेगा 8 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 48। तो 9600 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो होते हैं वो होते हैं 48, इंक्लूडिंग बोथ 1 एंड 9600। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ऐसे 2-3 टाइप के सवाल है जो पीएनसी में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल है। एक बार आप खुद से भी ट्राई करके देखिए। ओके, आपने ट्राई करके देख लिया होगा। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमसे क्या कहा गया है यहाँ पे, 47C4 मतलब 47 कॉम्बिनेशन 4 प्लस समेशन लेना है जे का 1 से 5 तक, और ये सीरीज हमें दी है 52 माइनस जे कॉम्बिनेशन 3। तो हमें सबसे पहले तो ये सीरीज को पहले फाइंड आउट करना होगा, और उसके साथ 47C4 को ऐड करते हुए चलना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जे जो है ये एक वेरिएबल है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से 5 तक। तो हम यहाँ पे जे की वैल्यूज 1 से 5 तक रखते जाएंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन की टर्म बनेगी वो यहाँ पे प्लस करते हुए आगे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 47C4 प्लस, अगर हम यहाँ पे जे की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना बनता है, 1 रखने पे 51 बनेगा, क्योंकि 52 माइनस जे है, तो 52 माइनस 1 बनेगा। तो यहाँ से आप देखिए ये बनेगा 51, ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो C3, फिर हमें 2 माइनस करना है क्योंकि J 1 से 5 तक जा रहा है। तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 49 बनेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये कितना बनेगा, देखिए 51, एक सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 सब्ट्रैक्ट होने पे यहाँ से 50 बनेगा, सॉरी ये 2 सब्ट्रैक्ट करने थे, 3 सब्ट्रैक्ट करने पे 49, C3 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 49C3 के बाद फिर हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4, तो ये 48C3 बनेगा, और लास्ट में हम इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि जे की वैल्यू 1 से 5 तक जा रही है, तो ये बनेगा 47C3। ओके, तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे कर ली है। अब देखिए इसे देखते हुए आपको एक एनसीआर में फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसे इधर लिख लेते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखते हैं। ये आपको पता होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अगर कोई एनसीआर है और उसे उसमें हमें जो एन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, एन जो है उसे सेम होना चाहिए, तो R+1 बनता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की टर्म में एक ऐड कर लेते हैं और नीचे में जो बड़ा है उसे लिखते हैं। बस यही आपको देखना है, एनसीआर और उसमें NCR+1, तो एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और नीचे जो आर है वो एक और एक से बड़ा होना चाहिए। देखिए आर जो है आर से एक बड़ा नंबर वहां पे होना चाहिए। जब ऐसा नंबर बनेगा तो हम ऊपर के एन में +1 करेंगे और इन दोनों के नीचे में जो है उसमें से सबसे बड़ा नंबर लेंगे। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो देखिए हम इसके
अलग अलग कलर बैंड लेते हुए इसे देखेंगे। एक मिनट। अब यहाँ से ये क्या बनता है, 47C4। अब 47 पावर वाला, सॉरी 47N वाली ये यहाँ पे टर्म है। तो देखिए NC4 और NC3 मतलब क्या है, 4 3 से 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्म लगेगा। तो हम पहले पेयर करेंगे 47C3 प्लस 47C4, बाकी के नंबर एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये पूरा लिख के बता रहा हूँ। 49C3 और 48C3, यहाँ से हमें एक टर्म मिलेगी। ऊपर में आपको +1 करना है, n में +1 करना है, तो ये बनेगा 48, और नीचे 3 और 4 में से जो बड़ा है उसे लेना है। अब देखिए 48 के साथ हम इस 48C3 को लेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान बनेगा। फिर बची हुई टर्म्स 51C3, 50C3 और प्लस 49C3। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। ये दोनों अब क्लब हो गए। इसमें से फिर हम n में +1 करेंगे, तो ये बनेगा 49, और एक से नंबर बड़ा जो है 4, उसे हम लेंगे। सही बात है। अब देखिए इसके साथ हमें फिर से ये 49 वाली टर्म लेनी पड़ेगी, ये 49C3, फिर बनेगा 51C3, फिर 50C3। ठीक है, तो ये फिर पेयर बन गई, तो ये फिर से हमें देगा 50C4। तो एक तो बात पता चल रही है कि हमेशा 3 का कन्वर्जन 4 में हो रहा है। ठीक है, अब बची हुई जो टर्म्स है उसे हम लिखेंगे। यहाँ से मिलेगा 51C3। ठीक है, 51C3, और इधर से 50C3। तो ये दोनों को अगर क्लब करेंगे तो 50 में से एक प्लस करते हुए 51C4 और 51C3 ऐसी टर्म बनेगी। फिर ये सेम हो गए तो n में और एक बढ़ेगा 52, और नीचे बनेगा C4। तो 52C4 ये इस सीक्वेंस की टोटल सम होगी। तो 52C4 ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में। हमने कुछ चुन के सवाल यहाँ पे लिए हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं। तो ये ऐसा एक सीक्वेंस सीरीज वाला भी सवाल आप में यहाँ बन सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द पेपर्स टू बी सक्सेसफुल। हर एक पेपर में आपको सक्सेसफुल बनना है तो पास होना पड़ेगा। जैसे ट्रिपल आईटी की यूजी डबल एग्जाम में आपको एसयूपीआर में और रीप में दोनों में भी कट ऑफ क्लियर करना है और रैंक लाना है, यही कंडीशन है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फेल इज 63, अब फेल होने के जो टोटल नंबर है 63 है, 63 वेज में कोई कैंडिडेट फेल हो सकता है, तो हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो ऐसे कितने पेपर्स उस एग्जामिनेशन में होंगे। एक बार खुद से सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए। चलिए आपने कर लिया होगा। अब देखिए, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द पेपर्स। हमें लास्ट में पूछा है कि इस एग्जाम में कितने पेपर थे। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अब एक काम करेंगे, लेट लेट नंबर ऑफ पेपर्स बी n। मान ले इसमें n पेपर्स थे इस एग्जाम में, और हमसे कहा है कि वो 63 वेज में फेल हो सकता है। अब देखिए हम ऐसा करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू फेल और पास, नंबर ऑफ वेज टू फेल और पास, ये कैसे निकलेगा। देखिए NC0 फेल या पास होने का 0, NC0 भी मतलब एक वे हो सकता है। फिर NC1 हो सकता है, NC2 हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं, लेकिन NCN तक जाएंगे, पूरे पेपर देंगे तो फिर देखेंगे। अगर एक पेपर दिया तो पास या फेल ये देखेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरह से पूरे पेपर देखेंगे। तो हमें ये रिजल्ट पता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। ये रिजल्ट हमेशा हमें एक फॉर्म देता है 2:n। ये आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये वीडियो देखते समय सबसे पहले आप चैप्टर को रिवाइज करते चलिए।
अब देखिए 2n तो पास या फेल होने के पूरे चांसेस है। अब हमें पता है कि पास होना है उसका तो एक ही वे हो सकता है, अगर वो पास हो गया तो उस केस में वो फेल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ वेज टू पास, ठीक है, इज ओनली वन। पास होने का तो एक ही वे होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल वेज कितने थे, 2n। पास होने का एक ही वे है, तो इससे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू फेल। तो फेल होने के लिए कितने होंगे, टोटल में से पास होने के वेज को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये है नंबर ऑफ वेज टू बी फेल। लेकिन हमसे कहा है कि फेल होने के टोटल वेज 63 है, ये सवाल में दिया है। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये है फेल होने के वेज जो 63 के बराबर है। तो आपको इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। 2n तो ये बनेगा 64, ये -1 इधर प्लस बनेगा। और हमें पता है कि 2 का पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। तो इसे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिलती है 6। तो हमें ये पता चलता है कि दैट एग्जाम हैज n मतलब 6 पेपर्स। तो उस एग्जाम में कुल मिला के 6 पेपर थे। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, तो ये 2n वाला जो फॉर्म है इसमें इस तरह से एक अजब सवाल यहाँ से बना दिया है। तो आपको समझ में आया, किसी भी फॉर्मूले पे किसी भी टाइप का सवाल बन सकता है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें कहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज। अब किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा एनालिटिकली सोचते हैं। पॉलीगन लेते हैं, लेट से ट्राइंगल। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है। ट्राइंगल में तो डायगोनल होती ही नहीं है, तो इसमें डायगोनल तो जीरो होगी। चलिए हम लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें डायगोनल्स 2 होती है। अगर हम लेते हैं पेंटागन, ठीक है, पेंटागन लेते हैं तो डायगोनल्स में ये एक पॉसिबल केस है, ये एक पॉसिबल केस है, ये भी एक पॉसिबल केस है और ये भी एक पॉसिबल केस है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें मिलता है 1 2 3 4। अब देखिए ये क्या हो क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ साइड तो 6 थी, ठीक है। 6 में से डायगोनल्स कितनी है, 2 है। तो हमें 4 साइड तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ साइड्स तो डायगोनल नहीं हो सकती है। डायगोनल तो ऑपोजिट वर्टाइसेस को कनेक्ट करते हुए मिलने वाला सेगमेंट होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसमें कुल मिला के ये पूरी 6 सेगमेंट्स है, 4 साइड वाली और 2 डायगोनल्स वाली। तो ये 6 सेगमेंट्स में डायगोनल्स कितनी है, तो टोटल में से साइड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 मिलेगा। अब देखिए इसमें टोटल कितने थे, जो भी फॉर्म बनेगा। अब देखिए 1 2 3 4, और कोई पॉसिबल केस तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप भी देख सकते हो कि हमने हर एक को दूसरे के साथ, हाँ ये भी यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। डायगोनल्स बनानी है तो ये एक डायगोनल बन सकती है, आप देखो यहाँ पे। तो इस तरह से आपको सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए चलना है। तो कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्म होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये बेसिक सवाल से आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा, इसमें आप सोच सकते हो। स्क्वायर में क्या करेंगे, हम टोटल साइड में से डायगोनल्स को, सॉरी, टोटल सेगमेंट्स में से नंबर ऑफ साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेगी। तो हमें यही देखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्म क्या बनेगा। ओके, तो देखिए इसके लिए हमें काम करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, हमारे पास n पॉइंट्स है, ठीक है, n साइड्स है। इसमें से किसी भी दो पॉइंट को, n पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट को हम n पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक सेगमेंट बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है इसमें NC2 माइनस टोटल नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि n साइडेड पॉलीगन है। देखिए NC2 में से n निकालना था, तो हमारे पास कुल कितने यहाँ पे पॉइंट थे, हमारे पास स्क्वायर में 4 पॉइंट थे, ठीक है। तो ये फॉर्म अगर हम रख के देखें तो यहाँ से मिलेगा ये 4C2। 4C2 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया था, 4C2 कितना होता है,
तो इसकी एक शॉर्टकट होती है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 4 को 2 प्लेसेस नीचे लेके आइए। तो 4 और 3 ये आ गए 2 प्लेसेस, और नीचे का फैक्टोरियल लिखिए, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो यहाँ से -4, तो ये देखिए आपको मिलता है 6 - 4 2। तो ये जो हमने 6 - 4 = 2 लिखा था, वो एक्चुअली NC2 - n के बराबर है। तो ये किसी भी पॉलीगन में अगर आपको डायगोनल्स निकालने हैं तो ये फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। बस अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम क्या करेंगे, NC2 को कैसा लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था 2 प्लेसेस नीचे उतरिए n, और उसमें से एक प्लेस और नीचे उतरना है, जैसे 4 - 1 करके 3 मिला था, तो n × n - 1, ये 2 प्लेसेस मिलेंगे। नीचे आ गया 2, इसमें से n को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए अब एलसीएम लेके काम करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा n × n - 1 -2n, और नीचे बनेगा 2। बस अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ से मिलता है n² - n - 2n, और नीचे है 2, तो यहाँ से n² - 3n बनेगा, नीचे 2 है। हम्म तो n कॉमन करेंगे तो n - 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से ऑप्शन ए आपको मिलेगा। देखिए अब ये फॉर्म है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, लेकिन हमें ऑप्शन को मैच कराना था, इसलिए हमने किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो हमें ये फॉर्म को इस तरह से भी लिखने आ सकता है। अब n की जगह पे आप स्क्वायर है तो 4 रखिए, पेंटागन है तो 5 रखिए। सेम सवाल आपको अगर किसी और पॉलीगन के बारे में पूछा जाए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए 4 रखते हैं तो 4 × 1, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 बनेगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल स्क्वायर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब इसी लॉजिक से मुझे आप बताइए, चलिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हम करेंगे। तो आप इसी लॉजिक से मुझे बताइए, फॉर पेंटागन, अगर मैं आपको कोई भी यहाँ पे एक पॉलीगन दे दूं, तो पेंटागन में n मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 5। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था डायगोनल्स का, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी थी, n × n - 3/2। तो n की जगह 5 रख दीजिए। 5 × 5 - 3 होता है 2, 2 2 कैंसल, और देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 बनेगी। अभी जो हमने यहाँ पे डायगोनल्स निकाली है ये 5 ही है ना, समझ में आया। तो इस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हुए किसी भी बड़े पॉलीगन का यहाँ पे डायगोनल का नंबर निकाल सकते हैं। ऑक्टागन में क्या करेंगे, अब आप किसी भी के लिए कर सकते हो, n साइडेड पॉलीगन है। ऑक्टागन में मतलब n की वैल्यू 8, तो यहाँ से बनेगा 8 × 8 - 3, 5 होता है, और नीचे 2, तो यहाँ से बनेगा 4, और ये होगा 20। तो ऑक्टागन में 20 डायगोनल्स होती है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सवाल था, एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आपको इसे इस तरह से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ ये हमारा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी आपको देखना है। एक मिनट, हाँ हाँ, if each of 10 points on a straight line be joined to each of 10 points on a parallel line, then the total number of triangles that can be formed with the given points as vertices। देखिए अच्छा सवाल है, हमसे ये कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास मान ले कुछ कुल मिला के 10 पॉइंट है। ये एक लाइन लेंगे स्ट्रेट लाइन, इसमें 10 पॉइंट होंगे। चलिए, और ये जो नीचे है उसकी पैरेलल लाइन कहा गया है, तो इसमें भी 10 पॉइंट है। मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ, मैं 10 पॉइंट ना लेते हुए मान ले यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, और इधर भी मैं कोई भी 3 पॉइंट लेता हूँ। तो हमें इसमें से कितने ट्राइंगल्स मिल सकते हैं। तो देखिए ट्राइंगल बनाने के लिए क्या होता है, हमें जितने भी ऊपर पॉइंट दिए हैं, अब ये जो पूरे 10 पॉइंट दिए हैं, इसमें से एक लाइन से 2 पॉइंट उठाने होंगे। देखिए यहाँ से ये 2 उठाने होंगे, और दूसरी लाइन से एक पॉइंट उठाना होगा, तब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बनेगा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ 2 पॉइंट थे तो 2 में हमने कॉम्बिनेशन 2 किया, उसके बाद
क्योंकि एक इवेंट होने के बाद हम दूसरी इवेंट कर रहे हैं। पहले हम दो सेलेक्ट करेंगे, फिर एक करेंगे। तो 2C2, ये 2 में से किया था ना हमने, तो नहीं 3 में से किया था, सॉरी। हमारे पास टोटल ऊपर कितने पॉइंट थे, 3 थे। तो 3C2 करेंगे, तो ये पूरा निकालने के लिए, ठीक है। और नीचे के 3 में से हम कोई एक लेंगे। ये तो एक केस बन गई, लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं इसी को रिवर्स करते हुए नीचे से 2 पॉइंट और ऊपर से एक लूंगा तो ये एक ट्रायंगल भी बनेगा। मतलब मुझे इसमें 3C2 नीचे से फिर दो लेने होंगे और ऊपर से एक लेना होगा। समझ में आई बात? तो आपको सिर्फ ये एक केस नहीं लेनी है, ये ऊपर के लाइन को नीचे के साथ लेते हुए और फिर नीचे के लाइन को ऊपर के लाइन के साथ लेते हुए, तो प्लस करके ये बनेगा। बस इसी तरह से आपको आंसर निकालना है। अब मैंने 3 पॉइंट लेके आपको दिखाया था, लेकिन अब देखिए आप ऐसा एक ट्रायंगल बना सकते हो, फिर ये एक ट्रायंगल बनेगा, फिर ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब सभी पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे लेनी है। अब ये दोनों लेते हुए आप ऐसा भी एक ट्रायंगल बना सकते हो। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो इसके लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे पास 10 पॉइंट्स है, देखिए। तो पहली लाइन पे 10 पॉइंट्स है, देखिए लाइन वन हैज 10 पॉइंट्स, ठीक है। और जो लाइन 2 है उसमें भी आपको 10 ही पॉइंट्स दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के 10 में से 2 पॉइंट लेंगे, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, नीचे के 10 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट लेंगे। अब ऊपर के दो और नीचे का एक मिलाते हुए 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है, ठीक है। और ये पॉइंट को वर्टाइसिस मानना है। प्लस अब क्या कर सकते हैं, हम नीचे से 2 पॉइंट और ऊपर से एक लेते हुए करेंगे। अब इसमें हमने 10 में से कोई दो लिए, तो हमने पूरे केसेस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। बस इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 10C2 कितना होता है, 10 × 9/2। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से 10C1 तो 10 ही होगा, ओके। फिर 10C2, तो ये दो बार है ना, दो बार है, तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स 10C2, देखिए 10C2 प्लस 10C1, ये दो बार हो गया ना, बस इसे लेंगे हम। यहाँ से बनेगा 10 × 9/2 और यहाँ से 10, तो ये बनेगा 5। 2 × 45 प्लस 10, तो ये बनेगा 55 × 2, 55 × 2। तो आई थिंक ये आ गया। हाँ, दो बार करना था, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लेना था, ये 2 टाइम्स था ना, सॉरी। तो यहाँ से ये ऐड नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई बनेगा, ओके ओके। अब देखिए मैंने ऐड कर दिया था, तो ये बनेगा 450 और इंटू 2, तो ये आंसर होना चाहिए 900। तो अगर एक लाइन के ऊपर 10 और नीचे 10 पॉइंट है और सभी पॉइंट को वर्टाइसेस मानते हुए हम टोटल ट्रायंगल्स निकालेंगे, तो वो 900 ट्रायंगल्स बनेंगे। ऑप्शन बी इज द आंसर। अब आज के लेक्चर का एक लास्ट सवाल है, जिसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब क्या था, देखिए इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। अपने ही लर्न ऑन यूट्यूब चैनल के एक लर्नर ने मुझसे सवाल पूछा था इसी टाइप का, कि सर ऐसा एक सवाल आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने उससे कहा था कि पी एंड सी के लेक्चर में हम वो सवाल करेंगे। तो ये इसी की एक शॉर्ट थ्योरी है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ थ्योरी है, पहले आप सवाल देखिए, फिर ये थ्योरी आप पीडीएफ नोट में से पढ़ लीजिए। तो आपको सवाल कुछ ऐसा मिलेगा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। अब किसी भी, मतलब इसे क्या करना है, 100 का फैक्टोरियल क्या होता है सर, 100 का फैक्टोरियल तो होता है 100 × 99 × 98, ऐसे करते करते सर ये तो हो जाएगा 1 तक। तो इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 3 देखना है, तो इसमें हमें 3 बनाने पड़ेंगे। तो 3 के पावर में कितने एक्सपोनेंट आ सकते हैं, तो ये सवाल तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसके लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला दिया होता है। अगर आपको किसी भी नंबर का किसी भी फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकालना है, तो उसकी एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है, जो फैक्टोरियल दिया है
उसे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। 100, ये 100 फैक्टोरियल दिया है और किसका एक्सपोनेंट निकालना है? 3 का। तो हम एक काम करते हैं, जिसका एक्सपोनेंट हमसे पूछा जाए उससे हम उसे डिवाइड करेंगे। अब 100/3 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, उसी 3 का पावर 2 लेते हुए देखेंगे ऐसे कितने नंबर बनेंगे। फिर 100 में 3 के पावर 3 वाले कितने हैं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 100 में 3 के पावर 4 वाले देखेंगे और ये चलता जाएगा। लेकिन ये हमेशा चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम जहाँ पे भी आंसर 0 आ जाएगा उसके आगे नहीं देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा मतलब उसके आगे भी वो 0 ही बनेगा, तो वो कितनी बार भी ऐड करते हुए कोई फायदा नहीं है। तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है वैल्यू? 33.33 आता है। तो 33.33 अप्रोक्स इसका वैल्यू है। फिर यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 से करेंगे तो 9 वन जा 9, फिर 9 वन जा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। इधर से देखते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा 27। और 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। वो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो सब नंबर्स आते हैं इनका सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। 33.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 33 होता है। 11 पॉइंट के आगे कुछ भी रहे 11 होता है। यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो ये कुल मिला के बनेंगे 48। ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में 3 के एक्सपोनेंट टोटल 48 है। 3 के एक्सपोनेंट, तो जितने नंबर्स बनेंगे 3 के पावर के लिए वो पूरे 48 बनेंगे। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपको इसी तरह से करना है। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन इसी के ऊपर भेज देता हूँ, आपको वो करके देखना है और इसका कमेंट में जवाब देना है इस वीडियो के। तो आप बताइए, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 120 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सवाल आपको करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो पी एंड सी के लेक्चर्स में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कोई ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, उसके साथ कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टी पे कुछ बेस्ड सवाल, ऐसे कुछ सवाल देखे थे। बाकी जो सवाल होते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन वाले या डिजिट्स को आगे पीछे एडजस्ट करने वाले या ब्लैंक स्पेसेस भरने वाले, वो हम मॉक में करेंगे। और आपको वो जेई मेंस की प्रिपरेशन के समय जो आपने सवाल किए थे उसी की तरह ये सवाल होते हैं, मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं। तो एक बार वो लगाइए, डीपीपी सॉल्व कीजिए और फिर मॉक में हम कुछ अलग से भी सवाल करेंगे, पीवाईक्यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बहुत सारे एस्पायरेंट के पास हमारे चैनल को पहुंचाते हुए खुद भी यूजीडब्ल्यू 2024 क्रैक करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।